हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम एज लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कोमल, जो आपको इस लर्निंग चैनल पर ज्योग्राफी पढ़ाती हूं। अभी तक हमने पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर जो दो टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के कवर किए हैं, उसमें पहला था आपका फिजिकल लोकेशन के ऊपर पीवाईक्यू सीरीज़ और दूसरा था फिजिकल डिविजन्स के ऊपर। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है इंडियन ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज़ ऑन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी ट्राइब्स के ऊपर, जनजातियों के ऊपर। बिना किसी देरी के आज की पीवाईक्यू सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका है, विदर्भा इज़ अ रीजनल नेम इन इंडिया एंड इट इज़। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किससे रिलेटेड है, यानी कि कौन से स्टेट का पार्ट है। क्या ये गुजरात का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और अ पार्ट ऑफ ओडिशा। सो विदर्भ जो एक प्रादेशिक, एक रीजनल एरिया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ईस्टर्न एरिया में ये सिचुएटेड है। सिचुएटेड इन ईस्टर्न एरिया ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से थोड़ा कटा हुआ क्षेत्र है जिसको विदर्भ नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एरिया। अगर हम इसके अंदर डिवीजन की बात करें तो महाराष्ट्र के दो डिवीजन इसमें जुड़े हुए हैं, एक है अमरावती, दूसरा है नागपुर डिवीजन। इतना आपको ध्यान रखना है कि विदर्भ में कौन से डिवीजन आते हैं और ये किस स्टेट का पार्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट रीजन इज लोकेटेड इन। पार्ट अंचल अवस्थित है किस क्षेत्र में, तो पार्ट रीजन लोकेटेड है आपका झारखंड में। पार्ट रीजन है क्या, झारखंड में जो ये सिचुएटेड है, ये कैसी लोकेशन है। पार्ट एक छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही भाग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का ऊंचा स्थलीय भाग है। ये ऊंची चोटियां है जो मेनली लेटेराइट रॉक्स से बनी हुई हैं, लेकिन इनका जो ऊंचाई वाला भाग है वो समतल है, इसलिए इसको पार्ट रीजन कहा जाता है। ये फ्लैट टॉप प्लेट्यू है। क्या है? फ्लैट टॉप प्लेट्यू विच इज पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये आपका आ जाएगा झारखंड के एरिया में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे भारत में कोहिनूर हीरा पाया गया था। कोहिनूर हीरा कौन सी माइंस में पाया गया था, तो ये कोल्लूर माइंस में पाया गया था। कोल्लूर माइंस में ये हीरा पाया गया था और कोल्लूर माइंस गंटूर आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? गंटूर आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एपी आंध्र प्रदेश, जहाँ जिसको कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोल्लूर माइंस के अंदर ही कोहिनूर हीरा पाया गया था, इसीलिए इसे कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन मणिपुर फ्लोटिंग आइलैंड्स मेड ऑफ वीड्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन आर कॉल्ड। मणिपुर में अपशिष्ट और सड़ी वस्तु के तैरते हुए द्वीपों को, आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? टिपेज, बरखास, फ्यूमिड और इस्बा। तो इनको कहा जाता है फ्यूमिड्स। फ्यूमिड्स कैसे आइलैंड्स है? ये फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं मणिपुर के, जो कि वीड्स और डिकेइंग वेजिटेशन से पूरे कवर्ड हैं। यहाँ पे इंडिया का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी पाया जाता है। क्या आपको याद आ रहा है कि वो नेशनल पार्क का क्या नाम है? उसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड जो कि इन फ्यूमिड्स के ऊपर पाया जाता है, जो कहाँ सिचुएटेड है? मणिपुर में। दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड।
ये कैसा पार्क है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किबल लामजो नेशनल पार्क जो कि ओनली नेशनल पार्क है वो कहाँ पाया जाता है? फ्यूमिट्स के ऊपर बना हुआ है जो कि मणिपुर के फ्लोटिंग आइलैंड्स है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द सिलिकॉन स्टेट? इंडिया के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है, और बेंगलुरु कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? कर्नाटका। दैट इज वाई कर्नाटका को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द आउटलाइन मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्टीशन का मैप दिया हुआ है जिसमें आपको 4 पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा पॉइंट किस एरिया को डेडिकेटेड है, किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे तो ए ऑप्शन डेडिकेट कर रहा है बारामूला को। यहाँ पे सिचुएटेड है बारामूला, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, यहीं से आप देख लीजिए। ए ऑप्शन पे है बारामूला, बी ऑप्शन पे है श्रीनगर की लोकेशन, सी ऑप्शन पे है अनंतनाग, एंड डी जिसको लोकेट कर रहा है वो है कारगिल। अगर मैं इस पार्टीशन की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश के एरिया वाला पार्टीशन है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जहाँ से कनेक्ट होते हैं उस एरिया का ये टुकड़ा है, मैप है, जिसमें ये 4 एरियाज आपको शो करने हैं। मेनली आप इसको देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का ही एरिया है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगता है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है बारामूला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग, एंड डी इज कारगिल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंड हो रहे हैं। डिसेंड यानी आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलना है। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक रॉ स्केच ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलना है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग पूछा है? तो आपको एरिया के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। क्या आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो हमें पता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या आ जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट की डिजिट्स आपको नहीं भी याद हो, लेकिन ये मेन थोड़ा सा आगे की डिजिट्स भी अगर आप याद रखेंगे तो उससे इसको बताना थोड़ा सा इजी हो जाता है। 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश का एरिया है। तो पहला आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब 2 में दिए हुए आपको, ए ऑप्शन में भी 3 पहले दे दिया, इसमें भी पहले दे दिया, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, बी और सी। अब हमको इन 2 में ही चेक करना है, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश और सेकंड में बिहार, तो बिहार बड़ा लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश बड़ा लग रहा है? अगर आपके माइंड में इंडिया का मैप क्लियर है, स्टेट्स की साइज क्लियर है, तो अगर आपको नंबर्स नहीं भी पता तो आप माइंड में साइज के अकॉर्डिंग भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो मैं बिहार और उत्तर प्रदेश का अगर कंपैरिजन करूं तो उत्तर प्रदेश ही साइज में बड़ा होगा, बिहार तो छोटा ही होगा। तो सेकंड में आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं है, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य मिल चुके हैं। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार, जो कि क्षेत्रफल में इन चारों की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट है। अगर मैं बिहार के क्षेत्रफल की बात करूं तो 94 स्क्वायर किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का है 162 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के एरिया की बात करें तो वो है
उत्तर प्रदेश का एरिया 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो मेरे को नंबर वाइज इनके एरियाज नहीं याद है, लेकिन मैं माइंड मैपिंग से तो कर सकती हूँ। पहले आपको इंडिया के 3 लार्जेस्ट स्टेट तो पता ही है, राजस्थान, एमपी, देन महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश तो सबसे पहला आ ही गया। इसके बाद यहाँ बिहार दिया हुआ था, यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ था। मैंने मैप के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन कर लिया, मुझे नंबर तो याद थे ही नहीं। कंपैरिजन में मैंने पाया उत्तर प्रदेश ही बड़ा है बिहार से, तो मुझे सीधा सीधा डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्स सेकंड इन द पॉपुलेशन एंड थर्ड इन एरिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से सेकंड रैंक कौन से स्टेट की है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, और थर्ड रैंक कौन सी स्टेट की है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेकंड रैंक पे आता है और एरिया वाइज ये थर्ड रैंक पे आता है। महाराष्ट्र के अगर हम एरिया की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है किसका, इंडिया का, और इसका एरिया है 3,07,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ इंडियाज एरिया इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 स्टेट्स। दीज स्टेट्स आर, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो तीनों राज्यों को आपको पहचानना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट कौन से हैं इंडिया के, तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। राजस्थान जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर आपका है राजस्थान, मध्य प्रदेश है 3,08,000 और महाराष्ट्र है 3,07,000 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। इन स्टेट्स को आपको एरिया वाइज फिर से किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ। तो पहले ही मैं ऑप्शन में देख रही हूँ कि राजस्थान दिया हुआ है और राजस्थान इज द फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो पहला ऑप्शन आपका पहले पे ही आएगा लार्जेस्ट में। ये आपका 2 में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में भी और सी ऑप्शन में भी, तो बी एंड डी ऑप्शन मेरे सीधे सीधे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, क्योंकि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है जो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है किसका, इंडिया का। तो अब मैं देख रही हूँ थर्ड ऑप्शन मेरा कहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना आंसर मिल गया है, तो मैं अब इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। फिर भी मैं आपको समझाने के बेसिस से मैं तो बताऊँगी ही, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। अगर 2 ऑप्शंस में मेरे को मेरा श्योर आंसर मिल जाता है तो आगे उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। 4th नंबर पर आपका आ जाता है कर्नाटका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट। Karnataka is the 6th largest state and Tamil Nadu is the 10th largest state of India. C option will be your correct answer. Which statements are correct regarding the desert region of Rajasthan? राजस्थान के मरुक्षेत्र के बारे में कौन से कथन सही हैं? सही कथनों को आपको पता लगाना है। इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन इंडिया। विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। इट इज़ अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड, कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। लगभग 10,000 वर्ष पुराना मरुस्थल है जो एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डेवलप हुआ। ओनली 40 to 60% एरिया इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे केवल 40 से 60% एरिया ही खेती करने के लिए सुटेबल है, योग्य है। इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, यानी कि कुल बोए गए क्षेत्र की वजह से हैज़ अफेक्टेड पैस्चर लैंड्स, यानी कि चरागाह घट गए हैं। तो आपके ये चारों ही ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ थार डेजर्ट करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो 83
पर्सन पर किलोमीटर पे यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल भी है। 10,000 साल पहले ये डेवलप हुआ था। यहाँ पे 40 to 60% एरिया पे एग्रीकल्चर भी की जाती है। और अगर नेट सोन एरिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो पेस्चर लैंड है यानी कि जो चरागाह क्षेत्र है वो घटता जाएगा, यानी कि वो अफेक्ट होगा नेट सोन एरिया की वजह से। तो इन टर्म्स ऑफ मरु क्षेत्र ऑफ राजस्थान ये चारों ही आपके सुटेबल और सही ऑप्शंस है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हैं, सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश बड़ा है इन तीनों से, लेकिन इसके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कम है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, इन टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश में है आपके 55 डिस्ट्रिक्ट्स, तमिलनाडु में है 38 डिस्ट्रिक्ट्स एंड महाराष्ट्र इज कंप्राइज ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है इंडिया का विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। यहाँ आपको कंट्रीज दी हुई है, देश दिए हुए हैं और इसके आगे आपको माउंटेन्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा किस कंट्री का माउंटेन है, सुमेलित करना है। सबसे पहले है स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन फ्रांस में एल्स, पायरेनीज, बल्कान और एपनीन या एपनाइन के अलावा इन चारों में से कौन सा माउंटेन पाया जाता है? तो स्पेन फ्रांस का जो माउंटेन है वो है पायरेनीज। ए ऑप्शन का हो जाएगा आपका सेकंड। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए ऑप्शन का जो सही माउंटेन रेंज है वो है पायरेनीज। ए ऑप्शन में सेकंड कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ऐसे जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अगर सिंगल क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाता है तो आगे के सॉल्यूशन की नीड नहीं होती है, इससे आपका टाइम बच जाता है। बाकी क्वेश्चंस में आप वो टाइम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे को फर्स्ट ऑप्शन का पायरेनीज मालूम था, मैंने वो चेक किया, मुझे वो एक ही ऑप्शन में सीधा सीधा मिल गया, बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो अलग अलग हैं, मैच कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन का फर्स्ट हो जाएगा। बल्गेरिया में बल्कान माउंटेन्स, नाम में ही सिमिलैरिटी है, बल्गेरिया एंड बल्कान माउंटेन। इटली में एपेनाइन माउंटेन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स? भारत की सेवन सिस्टर्स यानी कि 7 सहेलियां या 7 बहनों का भाग नहीं है। मैप में देख लेते हैं पहले सेवन सिस्टर्स कहाँ है। इंडिया की सेवन सिस्टर्स में कौन से स्टेट आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा आपका। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, इन्हीं को ही सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं इनके ब्रदर स्टेट की बात करूं तो वो सिक्किम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिक्किम इज नोन एज ब्रदर स्टेट ऑफ सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज ब्रदर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो वही आपको उस क्वेश्चन में पता करना है कि कौन 7 बहनों का भाग नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। मेघालय, वेस्ट बंगाल, मेघालय हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो ये सेवन सिस्टर का पार्ट है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट नहीं है, यानी कि ये
स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उन्हीं को ही हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल उनका पार्ट नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे नॉट वाला पूछा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच स्टेट्स विद कैपिटल्स, स्टेट्स के साथ कैपिटल को आपको मैच करना है। आसाम की कैपिटल क्या होती है? आसाम की कैपिटल होती है दिसपुर। आसाम का मैच हो जाएगा नंबर 3 के साथ में। ये वाला देख लेते हैं, आसाम ए का ऑप्शन थर्ड, ए का ऑप्शन थर्ड मेरे को सिर्फ बी में दिख रहा है, तो बी मेरा सही हो जाएगा। बाकी मुझे मैच करने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी सिमिलर नंबरिंग नहीं दिख रही है। आसाम का दिसपुर मुझे क्लियर कट मिल गया, आगे की नीड नहीं है चेक करने की। फिर भी देख लेते हैं बी ऑप्शन का सेकंड यानी नागालैंड की कोहिमा है कैपिटल। सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है कैपिटल। एंड मेघालय की शिलोंग है कैपिटल। मेघालय की कैपिटल शिलोंग को एक बहुत सुंदर नाम से जाना जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा बी ऑप्शन। विच इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट मैंने बोला और वही आपका PYQ भी आ गया कि स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सीधे सीधे स्टेट्स दिए हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए हैं। मेघालय के शिलोंग कैपिटल को स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है। ये नाम इसको किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। ब्रिटिशर्स ने ये नाम क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ की जो रिजेम्बलेंस है शिलोंग की, वो रिजेम्बलेंस उनको पूरी ऐसा लग रहा था जैसे हम स्कॉटलैंड में ही आ गए हैं। इस वजह से वो शिलोंग को किस नाम से बुलाने लगे? स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेघालय स्टेट में सिचुएटेड है। तो आपको शिलोंग तो याद होना चाहिए, साथ में आपको स्टेट याद होना चाहिए कि किस स्टेट से वो रिलेटेड है। ऐसा ही एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था कि कौन से स्टेट को, जो कर्नाटका है, सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वैसे तो बेंगलुरु को बोला जाता है, पर कर्नाटका सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु की वजह से, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सभी यूनियन टेरिटरीज में से सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? छोटी का मतलब यही है, एरिया वाइज आपको पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछ रहे हैं। एरिया वाइज सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नहीं वाला जवाब आपको देना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड गोवा, ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 30 मई 1987 के बाद इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर्ड एज स्टेट। तो ये यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी से हट गया। गोवा हमारा इस ऑप्शंस में से एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, बिकॉज ये क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया। 30 मई 1987 को इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक में आपको दी हुई है जनजातियाँ, दूसरे में आपको दिया है उनकी लोकेशन यानी कि अवस्थिति। कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? जरावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरावा जनजाति पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड जनजाति है, आइसोलेटेड ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ऑप्शंस में देख लेते हैं तो ए आपका 4 के साथ मैच हो रहा है, ऐसा कहाँ दिया हुआ है? A4 दिया हुआ है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी बाकी सारे नंबर्स जो है वो डिफरेंट दिए हुए हैं, कहीं भी मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। कुकी जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कुकी ट्राइब इज़ फाउंड इन मणिपुर।
इसके अलावा थारू जनजाति आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। थारू ट्राइब इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड डी ऑप्शन गोंड ट्राइब इज फाउंड इन मध्य प्रदेश। गोंड ट्राइब कैसी ट्राइब है? इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है इंडिया की, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भील ट्राइब इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ओनली एंथ्रोपॉइड एप फाउंड इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाकार कपी कौन सा है? तो वो है हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन इज द ओनली एप दैट इज फाउंड इन इंडिया। हुलॉक एप में और मंकी में दोनों में क्या फ़र्क होता है? मंकी की टेल होती है, एप की टेल नहीं होती है, इसलिए इसे एंथ्रोपॉइड एप कहा जाता है। मेनली ये मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ के मूल निवासी है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मूल निवासी है, मणिपुर वाले एरिया के मूल निवासी है हुलॉक गिब्बन। दिस इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो ट्राइबल कम्युनिटी बीन आइडेंटिफाइड? इसमें से कौन से ऐसे राज्य है जिसमें अभी तक एक भी ट्राइबल कम्युनिटी यानी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो वो है आपका हरियाणा। हरियाणा के अलावा भी 3 और ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। दैट इज पंजाब, दिल्ली एंड पुडुचेरी या पौंडीचेरी। इन तीनों के अलावा हरियाणा में भी किसी प्रकार के जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? ट्राइब और ओरिजिनल स्टेट। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थारू जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। भूया जनजाति उत्तर प्रदेश में, मुंडा बिहार में, कोल राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये आपके गलत ऑप्शंस हो गए हैं। भूया जनजाति ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ पे पाई जाती है? ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है भूया जनजाति। मुंडा जनजाति की बात करें तो ये झारखंड में और कोल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और मुंडा जनजाति झारखंड में। सो अभी जो सही मैच है वो है थारू जनजाति उत्तराखंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ट्राइब कंसिडर्स दिवाली एज फेस्टिवल ऑफ मोर्निंग? यानी कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? वो जनजाति है थारू जनजाति जो उत्तराखंड के निवासी हैं। ये दिवाली फेस्टिवल में अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाते हैं, इसलिए ये दिवाली फेस्टिवल को मॉर्निंग फेस्टिवल के रूप में मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों को सही तरीके से श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैडेंड फील करते हैं इस डे पे, इसलिए दिवाली को ही एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल या एज अ मॉर्निंग डे सेलिब्रेट करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थारू जनजाति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज रीजन? निम्न में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो वो है गद्दी जनजाति जो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। इसके अलावा अबोर जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। लेप्चा की बात करूँ तो ये सिक्किम में पाई जाती है, और थारू जनजाति का हम पहले ही देख चुके हैं उत्तराखंड। लेकिन जो गद्दी जनजाति है वो धौलाधर रेंज रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हु प्रैक्टिसेस
ट्रांसह्यूमेंस यानी कि सीजनल माइग्रेशन कौन करते हैं? ऋतु प्रवास। सीजनल माइग्रेशन होता क्या है? पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। भोटिया जनजाति ऐसी जनजाति है जो सीजनल माइग्रेशन करती है। सीजनल माइग्रेशन वो होता है जिसमें ऋतु के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चले जाते हैं, प्रवास कर लेते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि ये लैंड एरिया में आ जाते हैं क्योंकि पर्वत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और गर्मियों में ये लैंड एरिया से माउंटेन एरिया में, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में अच्छा मौसम होता है। इस वजह से इस तरीके से ये ऋतु कर प्रवास करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग? इसमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है भील जनजाति विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.7 करोड़। और गोंड जनजाति है जो सेकंड लार्जेस्ट है विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 करोड़। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें फर्स्ट लार्जेस्ट पूछी है तो भील जनजाति है जो फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द सरहुल फेस्टिवल? सरहुल फेस्टिवल इसमें से कौन सी जनजाति सेलिब्रेट करती है? तो वो है उराव जनजाति। इसके अलावा दो और जनजाति है जो भी सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। सरहुल फेस्टिवल क्या होता है? साल ट्री के ब्लॉसमिंग के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जब साल ट्रीज यानी साल के जो वृक्ष होते हैं उनमें ब्लॉसम होता है, वो खिल जाते हैं, तो उसके एवज में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ब्लॉसमिंग ऑफ साल ट्रीज। उराव जनजाति के साथ में दो और जनजातियां भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, एक हो जनजाति और एक मुंडा जनजाति। हो ट्राइब एंड मुंडा ट्राइब भी सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जो साल ट्री के ब्लॉसमिंग के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं और वो फेस्टिवल्स को मनाने वाले स्टेट्स के नाम दिए हुए। बिहू आसाम, ओनम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो है ओनम इन आंध्र प्रदेश। ओनम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। ये जो फेस्टिवल्स है ये सारे कौन से फेस्टिवल्स हैं? सूरज के उत्तरायण के समय में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं कि बहुत अच्छी अब हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, अब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें आसाम में बिहू के नाम से जानते हैं, केरला में ओनम के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में बैसाखी के नाम से इसको मनाया जाता है। पहली लिस्ट में आपको ट्राइब्स दी है और उस आपको स्टेट से मैच करना है। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु या झारखंड? तो टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु की एक जनजाति है, तमिलनाडु में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका मैच हो रहा है 3 के साथ, ये 2 में दिया हुआ है, तो ये सी और डी ऑप्शन मेरे सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। लेप्चा ट्राइब की बात करूं तो ये पाई जाती है सिक्किम में, यानी कि बी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो दिया हुआ है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। आगे का चेक कर ले। तो बिरहोर जनजाति पाई जाती है झारखंड में और गारो जनजाति मेघालय में। गारो के साथ और कौन सी 2 जनजातियां हैं जो मेघालय में बहुत ही फेमस है? तो है खासी और जयंतिया। खासी एंड जयंतिया ट्राइब, जो कि यहाँ की गारो खासी जयंतिया हिल्स में निवास करती हैं। ये सब फेमस ट्राइब है मेघालय की। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज द बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया? अगर भारत में जनजातियों का निर्धारण करना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है। इसमें से कौन सा सही क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग भारत की जनजातियों को डिसाइड किया जाता है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्राइटेरियाज दिए किसने थे, कौन सी कमेटी ने दिए थे। तो ये क्राइटेरिया दिए थे लोकूर कमेटी ने।
1965 में। कब दिए थे लोकूर कमेटी ने? 1965 में दिए थे। उन्होंने क्या क्राइटेरियाज दिए थे कि ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ही आदिम स्वभाव की है, किसी भी दूसरे समुदाय से जुड़ने में संकोच करती है, प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं उनके, इसके अलावा कल्चरल स्पेशलाइजेशन है और डिस्टिंक्ट हैबिटेशन भी है, उनका हैबिटेशन ही बहुत अलग प्रकार का है, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, ऐसी कम्युनिटीज़ को ही हम ट्राइब की कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो ये दिया था लोकुर कमेटी ने 1965 में ये क्राइटेरियाज दिए थे। इसमें से कौन से वो सही क्राइटेरिया है? तो वो है कल्चरल स्पेशलाइजेशन एंड डिस्टिंक्ट हैबिटेशन, सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विशिष्ट आवास अगर किसी कम्युनिटी का पाया जाता है तो हम उसको ट्राइब की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लैंग्वेज और डायलेक्ट का कोई नीड नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ सोशल कस्टम्स वो सबके ही अलग होते हैं। और इकोनॉमिक स्टेटस का कोई देखा नहीं जाता है ट्राइब्स में कि अगर उसको ट्राइब में डालना है तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी घोषित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जो सही नहीं है वो पता करने हैं। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब की यानी कि अनुसूचित जनजाति की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं दी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं दी गई है। 2 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं, एक आर्टिकल 366, एक है आर्टिकल 342। आर्टिकल 366 जो है इन अनुसूचित जनजातियों को रेफर किया गया है पर कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं देता है। और आर्टिकल 342 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट के कम्युनिटी को ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल कम्युनिटी घोषित करने का, इतना ही। लेकिन इनकी प्रॉपर परिभाषा किसी भी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दी गई है। मोर देन हाफ ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भाग है उसमें भारत की 50% से अधिक जनजाति निवास करती है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में केवल 12% ट्राइबल पॉपुलेशन ही पाई जाती है भारत की। पचास प्रतिशत अगर मैं ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, उसका महाराष्ट्र वाले एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में केवल 12% पॉपुलेशन ही पाई जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन की। इसके अलावा टोडास बिल्कुल नीलगिरी रीजन में ही निवास करते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और लोथा इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। नागालैंड की एक भाषा है लोथा भाषा, तो ये भी सही ऑप्शन है। हमें करेक्ट वाला पता करना था तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे नॉट करेक्ट वाला मालूम करना था। द जोरावा ट्राइब इज फाउंड इन। जोरावा ट्राइब जो कि पहले ही क्वेश्चन में आ चुका है, एक बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब है। कौन से आइलैंड की है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक आइसोलेटेड ट्राइब है जोरावा ट्राइब। बहुत ही पॉपुलेशन में भी ये कम है। द कम्युनिटी ऑफ पीपल नोन एज मांगनियार समुदाय क्या है? फेमस फॉर मार्शल आर्ट्स in northeast India, famous for musical tradition in northwest India, famous for classical vocal music in south India, famous for inlay work in central India। तो मांगनियार एक मुस्लिम म्यूजिशियन कम्युनिटी है जो कि राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट एरिया में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेमस फॉर म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मेनली कहाँ पे? राजस्थान के डेजर्ट एरिया में ये पाए जाते हैं मांगनियार समुदाय, मुस्लिम म्यूजिशियन कम्युनिटी। इन विच ट्राइब इज द किचन कॉल्ड लाल बंगला? कौन सी जनजाति अपने रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जानती है या कहती है? तो वो है आपकी बुंजिया ट्राइब। बुंजिया ट्राइब अपने किचन को लाल बंगला के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ट्राइब्स लाइवलीहुड इज ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन बैम्बू?
किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो वह है कमार जनजाति की, जो कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनजाति कमार जनजाति की लाइवलीहुड यानी आजीविका पारंपरिक रूप से किसके ऊपर डिपेंड है? बैम्बू के ऊपर डिपेंड है। जैसे चटाइयाँ बनाना, टोकरियाँ बनाना, इन सबको बनाकर बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं। कौन सी जनजाति करती है? कमार जनजाति। द तामरिया ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? तामरिया ट्राइब जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये है झारखंड की एक बहुत ही फेमस ट्राइब है तामरिया ट्राइब। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द नेम मेघालय वॉज सजेस्टेड बाय whom? इसमें से किसने मेघालय नेम सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? मेघालय जो है ये एक संस्कृताइज्ड नेम है जो सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक बहुत ही फेमस जोग्राफर ने सजेस्टेड बाय जोग्राफर एसपी चटर्जी। किसने सजेस्ट किया था? एसपी चटर्जी ने सजेस्ट किया था। एक बहुत ही फेमस जोग्राफर थे। इन्होंने एक संस्कृत निष्ठ नाम सजेस्ट किया था आसाम के नीचे वाले एरिया के लिए, और वो क्या नाम था? मेघालय नाम इन्होंने दिया था, जो वर्तमान में पड़ा हुआ है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश, पानाजी क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको दी हुई है राजधानी और स्टेट, आगे भी आपको दी हुई है एक कैपिटल, और उसके स्टेट के बारे में आपको पता करना है। पानाजी को पंजिम नाम से भी जानते हैं, पंजिम भी कहा जाता है। पंजिम किसकी कैपिटल है? तो पंजिम गोवा की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? गोवा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, तो पंजिम किसकी कैपिटल होगी? कौन से स्टेट की? स्टेट आपको पता करना है, तो गोवा की कैपिटल है पंजिम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? यहाँ पे आपको कुछ यूनियन टेरिटरीज दी हुई है। इन यूनियन टेरिटरीज के लार्जेस्ट एरिया को आपको पता करना है। लक्षद्वीप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका तो सबसे छोटा एरिया है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। दमन एंड दीव का एरिया है 111 स्क्वायर किलोमीटर। चंडीगढ़ का 114 और पौंडीचेरी का है 490 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। आंसर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? हमें लार्जेस्ट एरिया का पूछा है, तो पौंडीचेरी इन चारों में सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है। इंडिया की सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने वाली यूनियन टेरिटरी है इन ऑप्शंस में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 38th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द गार्डन सिटी? इसमें से कौन से शहर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो एक ऐसा शहर है जिसे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। गार्डन सिटी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेस सिटी, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, देन सिलिकॉन वैली, ऑल्सो इट इज़ बिग IT हब ऑफ इंडिया। ऐसी सिटी कौन सी है? वो है बेंगलुरु। यहाँ पे कब्बन, लाल बाग जैसे बहुत बड़े गार्डन सिचुएटेड है, और अपनी ग्रीनरी के लिए इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली IT हब के रूप में फेमस होने के बाद भी ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे डेवलप किया गया है। अगर यहाँ के एयरपोर्ट्स भी देखें तो बहुत अच्छे से वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को डेवलप करने की कोशिश की गई है। और इसे स्पेस सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे ही सिचुएटेड है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में सिचुएटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेस सिटी, देन इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिकॉज अ बिग IT हब ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली एंड गार्डन सिटी। ये सभी नामों से बेंगलुरु को पुकारा जाता है बिकॉज ऑफ इस स्पेशलिटी।
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द स्पाइस गार्डन? स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है इन चारों में से? केरला ऐसा राज्य है जिसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से मसालों की खेती होती है यहाँ के क्लाइमेट की वजह से। केरला का क्लाइमेट ऐसा है जो मसालों की खेती को सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत बड़े लेवल पर स्पाइस की प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है, जिसमें से ब्लैक पेपर, कार्डेमम, सिनेमन जैसे काफ़ी तरह के मसाले यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस वजह से इसको स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन केरला आपका सही आंसर हो जाएगा। विच सिटी इज कॉल्ड द येलो सिटी एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक? ये एक हिंट में दे दिया है ब्रैकेट में कि इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? येलो सिटी ऑफ इंडिया। तो वो है आपकी इरोड सिटी। इरोड शहर एक ऐसा शहर है जिसे येलो सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं इसकी स्टेट की बात करूं तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। मुख्य रूप से विश्व में जितने भी हल्दी उत्पादक शहर है या हल्दी उत्पादक देश है उसमें ये अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हल्दी के उत्पादन में, प्रोडक्शन में भी, प्लस उसके ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस अपनी रखता है। इस वजह से इसको येलो सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है या टर्मरिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट आर द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड? इनमें से कौन से स्टेट्स में रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सिचुएटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए इन ऑल ऑफ दीज। वेस्ट बंगाल में कौन सा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है? चित्रांजन या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। पंजाब की बात करूं तो यहाँ है रेल कोच फैक्ट्री, और तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे रेल उत्पादन इकाइयाँ सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल में है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पंजाब में ये चितरंजन एरिया में ही सिचुएटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड आफ्टर चितरंजन एरिया, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। पंजाब में सिचुएटेड है रेल कोच फैक्ट्री एंड तमिलनाडु में सिचुएटेड है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये तीनों ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेलवे उत्पादन किया जाता है, रेलवे उत्पादन से रिलेटेड काम होता है। वेयर इज़ द ओलंपिक भवन लोकेटेड इन इंडिया? तो ओलंपिक भवन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इंडिया का। ये यहाँ पे IOA का हेडक्वार्टर है। ये IOA का हेडक्वार्टर है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जिसको ओलंपिक भवन के नाम से जाना जाता है। इनका मेन काम क्या है? ओलंपिक के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करना और ओलंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करवाना, यहाँ पे मेनली यही काम है। तो ओलंपिक भवन सिचुएटेड आपका न्यू दिल्ली में, IOA का हेडक्वार्टर है। विच सिटी इज कॉल्ड द कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया? या मीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट इसलिए यहाँ के कल्चर एक दूसरे में घुल जाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया। कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी सिटी है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पे मुस्लिम हिंदू कनेक्टिविटी बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कल्चरल लेवल पर, लैंग्वेज लेवल पर बहुत डाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इस वजह से इस सिटी को कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट या सांस्कृतिक मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है भारत का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया? बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है भारत का? एक रिवर है कोसी रिवर।
जिसे बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। इसे सौरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इस रिवर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बिहार के एरिया में फ्लड लेकर आ जाती है, बहुत बड़े लेवल पर बिहार के एरिया को अफेक्ट करती है। अगर इंडिया के टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया की बात करूँ तो बिहार में 16.5% एरिया आता है। कितना आता है? 16.5% फ्लड अफेक्टेड एरिया में बिहार का एरिया आता है, जो किस रिवर से अफेक्ट होता है? कोसी रिवर से अफेक्ट होता है, इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लड प्रोन स्टेट इन चारों में से, तो वो है बिहार, सी ऑप्शन। इसके बाद ये आपका मैप है बिहार, ये रहा, जहाँ पे कोसी रिवर आकर इसको अफेक्ट करती है। इसमें हमने 7 सिस्टर्स को देखा, ब्रदर स्टेट्स को देखा, और इसमें जितने भी आपके स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 28 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि पहले एक स्टेट था बट बाद में इनका बाइफर्केशन हुआ तो ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई। और दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली, जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, इनको सबमर्ज कर दिया करा गया और ये सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गई। तो इन टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, और इसके अलावा 28 स्टेट्स हैं। इसके साथ ही आपकी आज की यूनियन टेरिटरीज़ की, स्टेट की और ट्राइब्स के ऊपर जो PYQ सीरीज़ मैं लेके आई थी वो अभी ख़त्म होती है। आप जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप ये PYQ सीरीज़ सभी में आपको हेल्प करेगी। इसमें जितने भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे मैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करी है इस सीरीज़ के अंतर्गत। मिलते हैं आपसे अगली इंडियन ज्योग्राफी की PYQ सीरीज़ के साथ, जो कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी इनकॉर्पोरेटेड होगी। बहुत सारे PYQs लाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक PYQ रिपीटेड मोड में अलग अलग लैंग्वेजेस में आते हैं। तो अगर आप उनको इनकॉर्पोरेटेड वे में पढ़े तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मिलते हैं अगली PYQ सीरीज़ के साथ, जो कि फिर से इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर होगी। इसके अलावा प्रीवियस PYQ सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिएगा, इसे भी देखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर भेजिएगा, उनका आपको श्योरली रिप्लाई भी दिया जाएगा। और इस प्राइम एज लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद। आज की सीरीज़ यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।